हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आपके इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेबी गुप्ता के आगे के क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी हद तक काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज हम उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आई होप, आशा है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएँ। चाहे वो 3 फेस कंट्रोलर का क्वेश्चन हो, चाहे वो सिंगल फेस कंट्रोलर या एसी कंट्रोलर का क्वेश्चन हो, चाहे वो चॉपर का क्वेश्चन है या फिर आपका सिंगल फेस हाफ ब्रिज रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पूरी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको कंटिन्यूसली एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं जेबी गुप्ता के बुक का। तो आई होप आप लोग एक एक चीज़ अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों उनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये एक महत्वपूर्ण साबित हो और डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जाम इजीली इन अ सिंपल वे। तो हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन विजिबल है और पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अ सिंगल फेस थायरिस्टर ब्रिज रेक्टिफायर इज फीड फ्रॉम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, ओके। सिंगल फेस एसी मेन से कनेक्ट कर दिया गया। आगे लिखा है डिलीवर अ कांस्टेंट डीसी करंट ऑफ 10 एम्पियर, फायरिंग एंगल 30 है, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट द एसी मेन। तो आपको यहाँ पर पावर फैक्टर निकालना है और आपके पास यहाँ क्वेश्चन में दे दिया गया सिंगल फेस थायरिस्टर ब्रिज रेक्टिफायर। तो सिंगल फेस थायरिस्टर ब्रिज रेक्टिफायर की जब मैं बात करता हूँ, सिंगल फेस थायरिस्टर ब्रिज रेक्टिफायर, तो सिंगल फेस थायरिस्टर ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे पास पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है 2√2/पाई कॉस एल्फा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंजीनियरिंग सर्विसेज में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 यूपी पीसीएल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि वैल्यू अलग थी लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम था। तो जो लोग भी यूपीपीसीएल या डीएफसीसीआईएल या डीएमआरसी या फिर एमपी जेई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो जो भी कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे मांगूंगा कि तुरंत पहले लाइक कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसको कंटिन्यूसली देखें और अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे। चलिए, 2√2/पाई कॉस एल्फा यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया है 2√2/पाई। आपके पास फायरिंग एंगल की वैल्यू क्या है? फायरिंग एंगल आप क्वेश्चन में देख सकते हो 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम cos 30 रख देंगे। cos 30 की वैल्यू अपने पास होती है √3/2, तो 2√2/पाई और यहाँ पर हो गया अपने पास √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, यह आएगा आपके पास √6/पाई। जब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपके पास इसमें आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर आएगा आपके पास इसमें 0.87। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 0.87। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, विच इज ओनली डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विच इज ड्राइव इन अ प्रीवियस वीडियो लेक्चर। हम लोग ऑलरेडी पावर इलेक्ट्रॉनिक जो हमने वीडियो लेक्चर्स में दिए हैं आपको, है ना, आपके इसमें हमने पर्टिकुलर यूट्यूब पर एक स्पेसिफिक इस पे वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इसका डेरिवेशन भी कराया था, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये इसकी पूरी सीरीज कंप्लीट करें, उसके बाद जो पर्टिकुलर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं ऑलरेडी, आप उनको भी अलग से लगा सकते हैं जो कि मैंने ड्राइव करके कराए हुए हैं। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। ये हो गया सिंगल फेज थायरिस्टर ब्रिज रेक्टिफायर। क्योंकि बहुत से वीडियो में प्राइवेट कर देता हूं तो हो सकता है आपको विजिबल ना हो, क्योंकि कुछ लोग जो मेंबरशिप लेंगे उनको एक एक चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और मेंबरशिप फीस भी बहुत ही कम रखी हुई है, आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन क्लिक करके। ठीक है, तो आप सभी ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ थायरिस्टर इफ द पीक वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज, देखिए दोस्तों साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज बोल दिया गया जो कि bm है, द डिले एंगल इज π/3। तो हम लोग 165 देते हैं, डिले एंगल आपको कितना दे दिया? डिले एंगल दे दिया आपको π/3। देन द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज, तो आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वैल्यू निकालने का? वी आउट। ठीक है, वी आउट, ये इसे एवरेज वैल्यू बोल देंगे और ये होता है अपने पास 2Vm/पाई कॉस एल्फा, 2Vm/पाई कॉस एल्फा। तो यहाँ पर 2 और मैक्सिमम वोल्टेज आपको क्वेश्चन में दिया गया है
कितना दिया गया है मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पर अपन को दिया गया है मैक्सिमम वोल्टेज वीएम ही है, शायद वैल्यू नहीं दी गई, सॉरी, कॉस एल्फा ये कितना दिया पाई/3। तो पाई आपका अगर इसे कन्वर्ट करें हम लोग 180 बाई पाई में, तो यहाँ 60 बन जाएगा और ये आ गया 2Vm/पाई। कॉस 60 आपके पास होता है 1/2, तो हम लोग देखेंगे Vm/पाई। तो जब हम पाई को सॉल्व करेंगे, नीचे पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो अपॉन जब करते हैं तो हमें 0.3 समथिंग कुछ वैल्यू मिल जाएगी, जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको विजिबल है, यहाँ पर अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 0.32 Vm। ठीक है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप सिर्फ क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, निकालना क्या है। तो अगर हमें ये फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरीके से कंठस्थ हैं, डेफिनेटली यू कैन क्रैक ईच क्वेश्चंस ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्हेन द फायरिंग एंगल ऑफ अ सिंगल फेज फुली कंट्रोल रेक्टिफायर फीडिंग अ कांस्टेंट डीसी करंट इनटू अ लोड 30 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर आप सभी को पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर क्या होता है, इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, CDF जिसे हम नॉर्मल बोलते थे, हार्मोनिक फैक्टर क्या होता है। ओके, तो चलिए मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कंप्लीटली डायरेक्ट नॉलेज दे दूंगा कि इनपुट वैल्यू जो होती है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किन किन पर डिपेंड करती है ना। रिपल फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होगा, फॉर्म फैक्टर क्या होता है ना, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वो आपका किस में आएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। इनपुट में आपका क्या क्या आता है, इनपुट में आपका CDF HF ये सारी चीजें आती हैं, खैर इस पे वीडियो में दे दूंगा। तो इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है आपका कॉस एल्फा, और यहाँ पर एंगल हमको दिया गया है क्वेश्चन में, आपको विजिबल है 30 डिग्री। तो यहाँ पे cos 30 कितना होता है √3/2, और √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2 और यहाँ पे 0.866, तो आपको यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, हालांकि इसमें ऑप्शन तो अपन को नॉर्मली दिया √3/2। तो हालांकि क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, जैसे आपको विजिबल हो रहा है, मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं होगा क्योंकि मैंने सेटअप कुछ इस प्रकार से बनाया है, बस आप सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है तो कॉस एल्फा जो मैंने रखा हुआ है, ज्यादातर तो अभी तो इस क्वेश्चन में ऐसे दिया, लेकिन ज्यादातर पेपर में आपको ऑप्शन इस तरीके से दे देगा पॉइंट के फॉर्म में, तो आप ऐसे भी सॉल्व से कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, जिसमें हमारे पास एक नॉर्मल थायरिस्टर को कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे एक रेजिस्टिव एलिमेंट लगा दिया, जिसमें हमें सप्लाई दे दी गई है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपको लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में कि ये एक आपकी RMS वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है दोस्तों, RMS। ये आपको एक RMS वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। तो जब ये RMS वैल्यू हमको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है, उस स्थिति में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि अगर RMS वैल्यू हमारे पास इतनी है तो बाकी वैल्यू हम यहाँ पे कैसे फाइंड करें। एक मिनट। तो दिए गए क्वेश्चन में जब ये थायरिस्टर और रजिस्टर लगा है तो इसके अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो आपका सेम टू सेम आता है, क्योंकि एक रजिस्टिव नेटवर्क के लिए जब थायरिस्टर सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता, उसके बाद ये कंडक्शन मोड में जैसे आता है जब गेट ट्रिगरिंग की जाती, यानी कि गेट दिया जाता है, यानी कि जब फायरिंग कर दी जाती है, तो आप अगर नॉर्मली इसको देखें तो हमारे पास एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है, ये आपके पास π/2 होगा, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। तो अपन को ये मालूम है ना, और यहाँ पर ये आपके पास इनपुट वोल्टेज मान लीजिए दिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये फायर्ड कब करेगा, तो यहाँ पर आपके पास एक VRMS वैल्यू दे दी गई है, VRMS वैल्यू है 230 वोल्ट और VRMS बराबर होता है Vm/√2। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई Vm बराबर 230√2। अब अगर यहाँ पर साइनोसॉइडल इनपुट दिया जा रहा है तो इसका मतलब होता है Vm sin ओमेगा टी। इसका मतलब क्या होगा, Vm sin ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये Vi का मतलब है Vm sin ओमेगा टी।
तो इसमें बोला गया है जिस वैल्यू पर ये वोल्टेज 230 है उस पर हमें फायरिंग एंगल प्राप्त करना है। तो आपको जिस पर 230 है, यानी कि आपको VI की वैल्यू दे दी 230, तो यहां पर फायरिंग एंगल आपको प्राप्त करना है, यानी कि फायरिंग एंगल मिलता है तो 230 बराबर Vm sin अल्फा, यानी कि जहां पर भी ये फायर कर रहा होगा वहां पर आपको मैग्नीट्यूड 230 होगा। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। दैट मीन साइन अल्फा बराबर आप लोग लिख सकते हैं 230 बटे Vm, और यहां पर भाई अपने पास 230 बटे Vm की वैल्यू है 230√2। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे आपको 1/√2 मिलेगा और अल्फा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1/√2, और 1/√2 वैल्यू होती है साइन में साइन 45 की। तो आप जब इससे कैंसिल आउट कर देंगे दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। लेकिन ये सिर्फ 45 की ही वैल्यू नहीं होती, ये आपकी 135 की भी वैल्यू होती है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बोला 1/√2 साइन 45, मैं यहाँ पे लिख सकता था साइन इनवर्स साइन 135। ध्यान देंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहीं पर है। तो आपका कितना हो गया 45 डिग्री भी हो गया और 135 डिग्री भी हो गया। अगर हम एक कंप्लीट साइकिल की बात कर लें उसके पश्चात कंप्लीटली 360 के बाद भी अगर 45 ऐड किया जाएगा तो 405 एंगल आता है, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, जो नेक्स्ट साइकिल होगी उसके बाद आपका 45 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 405 डिग्री। तो यहां पर अपन को दो एंगल मिलते हैं एक कंप्लीट साइकिल में, एक पॉजिटिव के कारण से 45, ठीक है, अपन को 45 नॉर्मल मिल गया, आपके पास ये पाई होता है, पाई से पहले एक 135 आपको एंगल मिल गया। आपको पता है क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में बोला है इफ द पीक वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज इज 230, तो अगर पीक वैल्यू 230 हमें चाहिए है तब उस स्थिति में फायरिंग एंगल क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन बन रही जिसमें फायरिंग एंगल एक में आपके पास 45 आ रहा है, एक 135 आ रहा है। अब लोग ज्यादातर गड़बड़ यहाँ करते हैं 45 पे टिक लगा के आ जाते हैं, क्योंकि वो इसी तरीके से अगर ध्यान देंगे तो 45 आपका टिक लग जाएगा और आपको लगेगा ये बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपने कंडीशन ध्यान से नहीं पढ़ी। आपको 230 चाहिए है, जिस स्थिति में आपको 230 मिल जाए उस पॉइंट पर आपको फायरिंग एंगल चाहिए। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, ये अपने पास पाई है, ठीक है, ये अपने पास पाई है, इस प्रकार से अपने पास कोई भी वेवफॉर्म चलती है, ठीक है। तो यहां पर और इसके अनुसार मैं बात करूं तो इस तरीके से, तो अगर दो हमें आउटपुट इस तरीके के मिल रहे हैं तो दो घटनाएं यहां पे हो सकती हैं। तो देखिए ये आपके पास π/2 था, ये आपके पास π/2 है बीच में बिल्कुल इस तरीके से। इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं π/2, इसको क्या बोल रहे हैं पाई, इसको आप पाई बोल रहे हैं, इसको 0, और ये भी आपका बीच में π/2। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहां पर अगर देखें तो ये 45 पे अगर हम ट्रिगर करा दें, 45 क्या होगा बिल्कुल बीच में इसके, 45 पर ट्रिगर करा दें तो आपकी वेवफॉर्म किस प्रकार से बनेगी, 45 पर ट्रिगर होगा इस तरीके की आपको वेवफॉर्म प्राप्त यहां पर हो जाती है। तो यहां नेगेटिव साइकिल तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपका रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर है। आई थिंक क्वेश्चन में बोला गया है ऑलरेडी कि ये आपका कैसा है, हाँ सॉरी फेज कंट्रोल कन्वर्टर है। फेज कंट्रोल कन्वर्टर में तो एक ही वेवफॉर्म मिलेगी क्योंकि रिवर्स बायस यहाँ पे देंगे थायरिस्टर में तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव में कोई पल्स नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 45, दैट मीन्स इसका मतलब होता है π/4, है ना, इसका मतलब क्या होता है π/4। तो इस π/4 पर आप ध्यान से देखें कि अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, इस π/4 पर अगर बात कर रहे हैं तो भैया अगर फेस अगर फायरिंग एंगल, जो फायरिंग एंगल है, इफ फायरिंग एंगल लेस देन 90 डिग्री, सो आउटपुट बिकम अगर 90 डिग्री से कम है तो 90 पॉइंट पर कितना आ रहा है, 90 पर कितना आ रहा है, आउटपुट बिकम 230√2, यानी कि इस पॉइंट पर जो होगा वोल्टेज वो कितना होगा 230√2 होगा। बट हमें पीक चाहिए 230√2, अगर लग जाए 1.4 का मल्टीप्लाई हो गया, ये 230 से ज्यादा निकल जाएगा, लेकिन हमें 230 चाहिए। तो उस स्थिति में अगर फायरिंग एंगल को हमें 90 से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो फायरिंग एंगल अगर 90 से अबव हो जाए सो आउटपुट बिकम
230, आउटपुट बिकम 230, ठीक है। तो आउटपुट कितना हो जाएगा 230, तो हमें ये चाहिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे, देखिए ध्यान देंगे जरा, इस तरीके से वेवफॉर्म यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी तो आपको 230 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये एक बेसिक पॉइंट है जिस पर ये फायर्ड होता है 90 से पहले, हमें 90 के बाद कराना है, तब जाके आपको ये वैल्यू मिल पाएगी जिस पर ये फायर हुआ। अगर यहीं पर हम फायर करा देंगे तो इसमें से 230 भी मैक्सिमम काउंट हो जाएगा ना, आपको 230 रूट 2 मैक्सिमम काउंट हो जाएगा ना, आपको 230 रूट 2 मैक्सिमम काउंट नहीं चाहिए, आपको काउंट चाहिए मैक्सिमम 230, तो 230 तो यहीं से मैक्सिमम मिल पाएगा, यही मिल पाएगा, ठीक है। अगर यहां से हम बात करेंगे तो 230 तो मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितना आ जाएगा 230 रूट 2 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 230, तो 230 कितने में मिलेगा, ये मिलेगा 3 पाई बाई 2 पर, तो ये कितना है 3 पाई बाई, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 3 पाई बाई 4 पर, है ना, ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा इसमें, तभी तो आपका कंप्लीटली पाई बनेगा, तो इस पर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो गया 135, कितना हो जाएगा 135, यानी कि आउटपुट अगर इतना चाहिए तो वी यूज, ओके, यूज 230 वोल्ट, ठीक है, सॉरी टू नॉट 230, 135 वोल्ट या 135 डिग्री या 135 फायरिंग एंगल, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, डिपेंड ऑन द ऑप्शन आस्किंग, जैसा पूछा गया है, ठीक है। तो 135 यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा, इस बात का केयर करना है। 230 चाहिए, अगर बोल देता 230 रूट 2 ही चाहिए पीक वैल्यू, उस स्थिति में क्या होगा, तो भाई 230 से यहीं से चालू हो जाता, तो 40 डिग्री हो जाता, 45 डिग्री। तो इस बात की अपन को केयर करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो कैसे उसको डील करें, छोटी छोटी मिस्टेक है और यहीं पे गड़बड़ होती है, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन है जो आपका स्कोर खराब कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं, कम्यूटेशन ओवरलैप इन द फेस कंट्रोल्ड एसी टू डीसी कन्वर्टर। तो एसी कंट्रोल, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, एसी को डीसी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं और फेस कंट्रोल है, तो फेस कंट्रोल के लिए किसका उपयोग करते हैं आप, थायरिस्टर का उपयोग करते हैं। तो इस स्थिति में कम्यूटेशन जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है, कम्यूटेशन ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, तो ये आपका होता है सोर्स इंडक्टेंस के कारण से। सोर्स इंडक्टेंस के कारण से, सोर्स जब हम ट्रांसफर करते हैं किसी आउटपुट पर, तब इसमें इस स्थिति में इंडक्टेंस ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इस बात का केयर करना है, कम्यूटेशन कम्यूटेशन ओवरलैपिंग भी इसको कहते हैं। कम्यूटेशन मींस हो गया कि आपको थायरिस्टर को टर्न ऑफ कराना है, उस स्थिति में जब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो कम्यूटेशन ओवरलैपिंग यहाँ पे हो जाती है। किस स्थिति में होगी, जब सोर्स इंडक्टेंस होगा, यानी कि इनिशियली इंडक्टेंस यहाँ पे लगा होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट बोला गया है द ओवरलैप एंगल ऑफ अ फेस कंट्रोल कन्वर्टर वुड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द, तो किसको बढ़ाएं कि ओवरलैप एंगल भी परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीजिंग भी पूछ सकता था लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग पूछा। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि ओवरलैप एंगल क्या होता है। ओवरलैप एंगल कॉज म्यू प्लस एल्फा, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉज म्यू माइनस, ध्यान से सुनेंगे, कॉज म्यू माइनस 2 पाई एफ एल एस आई अपॉन वी एम। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम ओवरलैप एंगल कह देते हैं। तो यहां पर ये ओवरलैप एंगल बेसिकली म्यू होता है, जो कि एक फंक्शन डिराइव करता है पावर फैक्टर के फॉर्म में कॉस म्यू प्लस एल्फा। तो ये आपके पास डिपेंड किस किस पर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर, इंडक्टेंस पर, करंट पर। यानी कि अगर इन तीनों को बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास ये ओवरलैप एंगल भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं वोल्टेज की, तो अगर वोल्टेज को कम करें तभी ये बढ़ेगा। तो यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में बोला गया है कि किसको बढ़ाने पर हमारे पास ओवरलैप एंगल बढ़ जाता है। तो आपको पता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगी, देख सकते हैं आप, इंडक्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, लोड करंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसमें आपका पहला ऑप्शन तो होगा नहीं वोल्टेज वाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप देख लीजिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस में दिया आपको, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर सर्किट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, ये किसको डिफाइंड करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमसे पूछा गया इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर,
तो वैसे तो आप जानते हैं कि भैया पावर फैक्टर जो होता है वो होता है अपने पास ट्रू वैल्यू अपॉन अपरेंट वैल्यू, ट्रू वैल्यू अपॉन अपरेंट वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू को रियल वैल्यू बोलते हैं, इसी को एक्टिव वैल्यू बोल देते हैं। ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू, इसी को हम बोल देते हैं मीन वैल्यू। मीन एसी इनपुट वोल्टेज या इनपुट वैल्यू, कुछ भी इसके फॉर्म में वोल्टेज तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसका कारण ये है कि नॉर्मली ये जो होता है वीएम, जैसे मैं इसको अगर और लिखना चाहूं, जैसे इसको क्या बोल देंगे अपरेंट को आरएमएस वैल्यू, नॉर्मली आरएमएस वैल्यू हम बोल देंगे आरएमएस वैल्यू। तो यहां पर क्या हो गया, मीन एसी ये होता है आपके पास बीएम और IM1 और cos phi 1, और ये क्या होता है आपके पास Vm और Im, ठीक है। तो Vm से Vm कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास यहाँ पे ड्राइव होके आता है IM1 अपॉन Im और cos phi, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट फैक्टर और हम लोग HPF हार्मोनिक फैक्टर और हम लोग CDF है ना की वैल्यू सबकी निकाल लेते हैं। तो हमें नॉर्मली ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, टोटल मीन इनपुट पावर टू द आरएमएस इनपुट वोल्ट एम्पियर। तो ये वोल्ट एम्पियर के फॉर्म में होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्ट एम्पियर, VI का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली अपरेंट पावर, ठीक है। तो हमें याद होना चाहिए, पेपर में इस टाइप से भी ऑप्शन पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें हमें वोल्टेज दे दिया गया और इसमें पूछ लिया गया और आपको करंट भी दे दी गई। इस करंट को हम बोलते हैं फंडामेंटल करंट, और ये आपको एक सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दे दिया गया। क्वेश्चन में बोला है कि आप इनपुट पावर फैक्टर बताइए और इसमें हमें पावर निकालना है। दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में पूछ ली गई हैं कि इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा और एक्टिव पावर ड्रॉन बाय द क्या कन्वर्टर इज। तो जब भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे या किसी भी क्वांटिटी को हम कन्वर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, उस स्थिति में हमें यहाँ पे पावर निकालना है और हमें इसमें पूछा गया है पावर फैक्टर बताइए। तो आइए हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, कंसेप्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल पहली बात देखिए करंट क्या है, आपको एक 100 पाई टी के फॉर्म में दिया गया, एक 100 पाई टी के फॉर्म में दिया गया, एक 300 पाई टी के फॉर्म में दिया गया, एक 500 पाई टी के फॉर्म में दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखें 100 पाई टी यहाँ भी है, यहाँ भी 100 पाई टी है, तो हम इसके साथ पावर इसको निकाल सकते हैं जिसको हम बोलेंगे फंडामेंटल पावर, और यही आपकी एक्टिव पावर ड्रॉन होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा इसमें टोटल करंट निकालने की। क्या निकालेंगे सबसे पहले दोस्तों, टोटल आरएमएस करंट निकालेंगे। तो यहाँ पे आई आरएमएस क्या आएगा, तो आई आरएमएस बराबर अंडर रूट जो भी आपके पास 100 पाई टी में, 300 पाई टी में, 500 पाई टी में है, तो ये किसका काम कर रहा है, आई एम का। तो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, इसे फाई 1 बोल देंगे हम। ये है आपके पास आई टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, ये आई थ्री साइन ओमेगा टी माइनस फाई 3। क्लियर है। तो आपको ये पता चल गया तीन फेसेस में दिए गए, फाई 1, फाई 2, फाई 3, और तीन आपको मैक्सिमम करंट दिए गए हैं क्योंकि ये फंडामेंटल साइकिल है। तो यहाँ पर 100 पाई टी, यहाँ पे भी 100 पाई टी, तो इनके साथ हम लोग इसको बाद में पावर निकाल लेंगे। अभी हम आरएमएस निकालेंगे, क्यों, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम क्या है, 10/√2 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस 5/√2 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस 2√2/√2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे 25 और यहाँ पर आप करेंगे तो 4, दैट मीन्स √129। और √129 को अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के पश्चात अपन को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 11.358। दोस्तों कैलकुलेट आप करना है 11.358 एम्पियर, तो हमें इतना यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया टोटल आई आरएमएस, ये रूट मीन स्क्वायर करंट हमें प्राप्त हो गया। तो अगर हमने बोला इसमें एक्टिव पावर क्या होता है आपके पास, वी आरएमएस, आई आरएमएस और यहाँ पे कॉस फाई। तो कॉस फाई 1 में यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि ये फंडामेंटल आपके पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे वी आरएमएस की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे Vm1/√2 और यहाँ पे आ जाएगा Im1/√2, क्योंकि ये बी आरएमएस 1 है और आई आरएमएस 1 है। ध्यान देंगे आप मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास आ गया cos फाई 1, तो Vm1 की वैल्यू कितनी है 100 √2/√2,
ये हो गया। IM1 की वैल्यू कितनी है 10√2 है, तो यहाँ पे 10√2/√2 हमने लिखा। क्यों लिखा, हमने 1 क्यों लिया, हमने 1 इसीलिए लिया क्योंकि अगर ये 100 पाई टी है तो ये 100 पाई टी है, इसके साथ पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का जो एंगल होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच का फेस डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा cos π/3, कितना cos π/3, क्योंकि 1 की यहाँ पे बात कर दी गई है 1 की, तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया क्योंकि 300 पाई टी, तो ये आपका 1 है क्योंकि 100 पाई टी और यहाँ पे भी 100 पाई टी, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हुआ π/t, तो इसके साथ हमने इस पावर को निकाल देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब इसके अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो मित्रों अपन को यहाँ पर मिल जाएगा 100√2, ये था कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, 1000 आ जाएगा, 1000 और इंटू cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू होती 1/2, यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे 500 वाट। कितना मिल जाएगा 500 वाट यहाँ पे अपन को प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि एक्टिव पावर हमारे पास आ गई 500 वाट। ठीक है, एक्टिव पावर निकाला। आपको बोलना था, इसमें पूछा गया था कि इनपुट पावर फैक्टर बताइए। तो इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, इनपुट पावर ओवरऑल इनपुट पावर फैक्टर पूछा गया है, तो ओवरऑल सिर्फ इनपुट पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी एक्टिव पावर अपॉन VRMS, टोटल VRMS इनटू टोटल IRMS। तो आपको याद रखना है यहां पर जो हमने एक्टिव पावर निकाली और ये जो एंगल लिया था, ये जो फैक्टर लिया पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पावर फैक्टर, फंडामेंटल पावर फैक्टर, ये आपका फंडामेंटल पावर फैक्टर है। और ये आपका क्या है इनपुट पावर फैक्टर, ये क्या है इनपुट पावर फैक्टर। तो इस बात की केयर करना है। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, IRMS पूरा फाइंड कर दिया, ये इसको निकालने के लिए तो P एक्टिव कितना निकला अपने पास, ये निकल के आया 500। ये आपके पास कितना निकला VRMS, आपको पता है VRMS कैसे निकालेंगे, Vm/√2, Vm/√2, तो Vm/√2, Vm की वैल्यू कितनी है 10√2 अपॉन √2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको कितनी दे दी गई IRMS 11.358। तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों, √2 से √2 कैंसिल, यह आ जाएगा 113 पॉइंट समथिंग, और इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0.44। कितना मिलेगा 0.44। तो आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा एक मिनट। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, ये आपका क्या है 100√2, ये आपको कितना दिया 100√2 दिया गया, तो इतना पुट कर देंगे तो कितना आएगा 0.44, यानी कि आपके पास इनपुट पावर फैक्टर IPF आ गया 0.44। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए हमने कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस टाइप के काफी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जिसमें इनपुट पावर ड्रॉन आपसे पूछ लेगा, तो आपका पावर फैक्टर हो गया इनपुट पावर फैक्टर 0.44, एक्टिव पावर आपके पास आ गई 500 वाट। तो आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ओके दोस्तों, इफ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।